फ्रेंड्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह द अल्फा फिजिक्स क्लासेस पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज क्या है जो मैं आपको क्लास 9 का पहले बहुत सारे पार्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और मैंने इसमें आपको बताया था कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी एनसीईआरटी क्वेश्चंस का नेक्स्ट मैंने आज आपको रिवीजन के तौर पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर के यहाँ पे आई हूँ, और इससे पहले भी बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो ये जो हमारा पार्ट है बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। और अगर आपको हमारे चैप्टर्स में अगर किसी भी तरह की परेशानी आ रही क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन बता रही हूँ तो एक्सप्लेनेशन मैं क्वेश्चन के लेवल से ही करूंगी। तो क्या है कि अगर आपको किसी तरह का परेशानी आएंगे तो क्या है कि डिस्क्रिप्शन में आपको सभी टॉपिक के लिंक दिए हुए हैं, तो आप वहां से उस चीज को स्टडी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चे, तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। जो हमारा चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस, टोटल नहीं है, सम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ओके, तो चलिए आज फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। क्योंकि क्लास 9 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप यहां से देखेंगे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर एनी सबस्टेंस, for any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? क्वेश्चन यहाँ पे दिए गया है कि जब भी कोई स्टेट चेंज करता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसेस, अगर कोई अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, अगर लिक्विड है तो गैस में चेंज हो रहा है, तो अगर कोई अपने स्टेट को चेंज कर रहा है तो वहां का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट क्यों रहता है? वहां का टेम्परेचर तो चेंज होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारे पास में एक सब्सटेंस है, इसके अंदर ये इस तरह से मॉलिक्यूल से, मान लीजिए ये सॉलिड है, क्या है बच्चे? सॉलिड है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स अगर है यहाँ पे प्रेजेंट, तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर देंगे, अगर हम यहाँ टेम्परेचर यहाँ से दे रहे हैं, तो टेम्परेचर देने के बाद क्या है कि इनका टेम्परेचर, इस सबस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए था। इस सबस्टेंस का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है? यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इंक्रीज क्यों नहीं होते हैं? तो इसके पीछे रीजन ये है बच्चे कि देखिए, ये जो सबस्टेंस, जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, एक दूसरे किससे एकदम कॉम्पैक्टली अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत टाइटली अटैच्ड होते हैं। इन दोनों मतलब सभी लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इन सब के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो काफी ज्यादा हाई होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो काफी ज्यादा हाई होता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि सॉलिड में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम होता है, एंड गैसेस में बहुत कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ब्रेक करेंगे, यानी उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहे होते हैं उन्हें हमें तोड़ना होगा सबसे पहले, तभी तो वो अपने स्टेट को चेंज करेंगे। तो जब यहाँ पे ये सबस्टेंस है, जब मैंने हीट किया, तो हीट करने के बाद सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो हीट एनर्जी है वो यूज हो जाता है इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। दो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ही सारा वहां पे हीट एनर्जी यूज हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे क्या है कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होते हैं। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फॉर एनी सबस्टेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ अ स्टेट, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बच्चे? वो ये लिख सकते हैं, टेम्परेचर रिमेन constant during the
during the change of state, because all the heat energy is used to overcome the force of attraction between molecules. Due to it, temperature remain constant. All the heat energy is used to break the forces between molecules to change this state. यानी कि किसी भी कोई भी सबस्टेंस के बीच में, किसी भी सबस्टेंस के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो अगर उन्हें स्टेट चेंज करना है, अगर मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसेस में चेंज होना है, तो उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ही सारा का सारा हीट एनर्जी वहां यूज हो जाते हैं, जिस वजह से वहां का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं होता है, जैसे कि इस हीट एनर्जी को मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, लैटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोल रहे थे, लैटेंट। जो मैंने आपको बताया था कि लैटेंट हीट इज अ टाइप ऑफ हिडन हीट एनर्जी। ये भी हीट एनर्जी होता है लेकिन हिडन होता है, छुपा होता है। क्यों छुपे होते हैं? क्योंकि पूरा का पूरा हीट एनर्जी उनके मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए लग जाता है। हाँ, जब मॉलिक्यूल्स के पूरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएंगे, जब वो अपने स्टेट को चेंज कर लेगा, उसके बाद वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी सबस्टेंस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं होता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट चेंज करने के समय में वहां का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं करता है? तो टेम्परेचर इंक्रीज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सारे के सारे जितने भी टेम्परेचर है, जितनी भी हीट एनर्जी जो दी जा रही है, तो सारे के सारे हीट एनर्जी वहां पे यूज्ड कर लिया जाता है। और क्यों यूज्ड किए जाते हैं? टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उनको तोड़ने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए। क्योंकि जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होंगे बच्चे, तब तक वो मॉलिक्यूल्स चेंज ही नहीं करेगा अदर स्टेट में, क्योंकि हर स्टेट की अपनी ओन प्रॉपर्टी होती है। तो उस प्रॉपर्टी में हमें जाना होगा, तभी तो हम अपने स्टेट को चेंज कर पाएंगे। तो ये इसका आंसर यहां से आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको ये हैं। यहां से मैं आपको जो बता रही हूं इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये दिया गया है, सजेस्ट a method to liquefy atmospheric gases। बोला जा रहा है कि एक ऐसा मेथड बताइए जिस मेथड से हम एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस को अगर लिक्विफाई करना है, यानी कि अगर सिंपल वे में समझे तो यहाँ पे गैसेस को किसमें चेंज करने हैं बच्चे? लिक्विड में चेंज करने हैं। गैसेस को किसमें चेंज करने हैं? लिक्विड में चेंज करने हैं। तो गैसेस को लिक्विड में हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अच्छा पहले ये बताइए, अगर हमें लिक्विड से गैसेस में चेंज करना होता है, लिक्विड को अगर गैसेस में चेंज करना होता है, तो हम वहां क्या करते हैं? इसको इस तरह से करते हैं। अगर लिक्विड को गैसेस में चेंज करना होता है तो हम वहां पे हीट देते हैं। क्या देते हैं? हीट देते हैं। तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है। अगर इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा तो ये गैसेस में चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको गैसेस को अगर लिक्विड में चेंज करने हैं, गैसेस को किस में चेंज करना है? लिक्विड में चेंज करना है, यानी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है।
गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, लेकिन हमें उस मॉलिक्यूल्स को नजदीक लाना है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हमें नजदीक लाने हैं। तो नजदीक लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम ऐसा क्या करेंगे कि वो नजदीक आ जाए? तो क्या आप यहाँ प्रेशर दे सकते हैं? अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल्स को प्रेशराइज करते हैं, स्पेस तो है ही यहाँ पे है, अगर मॉलिक्यूल्स को अगर हम प्रेशराइज करेंगे तो ये क्या होंगे कि इनके मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, और जैसे मॉलिक्यूल्स नजदीक आए तब तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। आपने क्लास 9 में ये बातें पढ़ी हैं कि हर एक सब्सटेंस पार्टिकल से बने होते हैं, हर एक सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो फिर वो सॉलिड लिक्विड गैस क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों हम किसी को सॉलिड बोलते हैं, क्यों किसी को लिक्विड बोलते हैं, क्यों किसी को गैसेस को, क्यों हम उसे डिफरेंशिएट किए हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस में? तो उसके पीछे रीजन होते हैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट कैसे हैं। किसी में मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक में है तो हमने उसे सॉलिड बोल दिया, किसी में मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर है तो मैंने उसे लिक्विड बोल दिया, और किसी में मॉलिक्यूल्स काफी दूर है तो मैंने उसे गैसेस बोल दिया। तो अगर इस मॉलिक्यूल्स को नजदीक ले आते हैं तो क्या वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। और अगर हम इसका टेम्परेचर कम करते हैं तो भी ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, यानी कि इसे कूल करके और प्रेशर दे करके, कूल करके और प्रेशर दे करके किसी भी गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। समझ में आ रही है? किसी भी गैसेस को हम लिक्विड फॉर्म में लिक्विफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं बाय cooling the gases under high pressure, under high pressure we liquefy atmospheric gases टू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, यानी कि अगर किसी लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसका ऑपोजिट यहाँ पे आप लगाएंगे तो हम यहाँ से बता सकते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इसका पॉइंट्स पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या यहाँ पे मैंने आपको पहले पढ़ाया है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो ये है, why we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup। क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चे कि आपके पास में एक सॉसर है, एक कप है। ये मान लेते हैं कि आपका सॉसर है और ये मान लेते हैं कि ये आपका कप है। ठीक है ना, और दोनों में मिल्क है। क्या है बच्चे? मिल्क है, गर्म है, बिल्कुल गर्म मिल्क है। ठीक है, अच्छा आपको आसानी इसमें पीने में होगा जल्दी या फिर इसमें पीने में होंगे? किसमें होगा, किसमें होगा? सबसे पहले ये देखिए कि इनके बीच का सरफेस एरिया ज्यादा है और इनके बीच में सरफेस एरिया कम है। तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होता है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होते हैं बच्चे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी हमारा क्या है? इंक्रीज होता है। अगर रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होते हैं यानी कि वहां पे कूलिंग इफेक्ट भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज होंगे। यानी कि अगर हम सॉसर में मिल्क रखते हैं, गर्म मिल्क रखते हैं और उसे पीते हैं तो इसे पीने में ज्यादा आसानी होगी इन कंपैरिजन टू कप। क्यों होगा? क्योंकि कप में क्या है? सरफेस एरिया ऑफ कप इज लोअर देन द सरफेस एरिया ऑफ सॉसर, यानी कि कप के रेस्पेक्ट में सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा है। और अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो ड्यू टू द मोर सरफेस एरिया रेट ऑफ इवापोरेशन जो होंगे वो भी सॉसर का ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ इवापोरेशन अगर सॉसर का ज्यादा है तो यहाँ पे
कूलिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे जल्दी मिल्क ठंडा होगा, जबकि यहाँ पे मिल्क धीरे से ठंडा होगा। और अगर धीरे से ठंडे होंगे तो हम लोग उसे धीरे से पिएंगे, धीरे धीरे वहां पे पीना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये चीज यहाँ पे आप रिमेंबर रखेंगे कि अगर मान लीजिए कि सॉसर से जो हम मिल्क पीते हैं वो इसलिए इजिली पी पाते हैं ड्यू टू मोर रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी कि ज्यादा वहां पे इवापोरेशन होने के कारण जो होंगे वहां का कूलिंग इफेक्ट जल्दी होगा, जिस कारण से हम इजिली सॉसर से मिल्क पी सकते हैं इन कंपैरिजन टू कप। ये चीज यहां से आप रिमेंबर रखेंगे। तो यहाँ आप अगर लिखना है, मान लीजिए अगर आपको इसको अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क, यानी मिल्क हो या फिर टी हो, दोनों में से कोई मतलब नहीं है, फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप because surface area of saucer is more than cup. Due to it, rate of evaporation from saucer is more than cup. Due to it, cooling effect of hot tea or milk in saucer is more than cup। यानी कि कप के रेस्पेक्ट में जो सॉसर होते हैं उससे पीना मिल्क या फिर टी इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होते हैं, और ड्यू टू हाई रेट ऑफ इवापोरेशन उसका कूलिंग इफेक्ट भी क्या होते हैं बच्चे, ज्यादा होता है, जिस कारण से वो जल्दी ठंडा हो जाते हैं, और ठंडा जल्दी हो जाने के कारण इजिली हम वहां पे पी सकते हैं। यही आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका है, ये आप यहाँ से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चंस काफी इजी थे। मैंने आपको बताया है कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करेंगे, और रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा तो कूलिंग इफेक्ट भी वहां पे ज्यादा होंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ टेम्परेचर आपको दे रहे हैं, उसे आपको सेल्सियस स्केल में आपको वहां पे कन्वर्ट करने हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट हमारा है वो है 293 केल्विन, और जो हमारा सेकंड है वो है 470 केल्विन। ये हमारा है, ये हमारा केल्विन में दिया। आप जानते हैं कि टेम्परेचर केल्विन में भी दे सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी दे सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस में आपको चेंज करने हैं। ठीक है, तो आप कैसे इसे चेंज कर सकते हैं, तो आप यहाँ देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होते हैं, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यही तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो चलिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट करती हूँ, के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आपको केल्विन में टेम्परेचर बच्चे दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 293 केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो ये 293 माइनस ये जो है इस इधर आ जाएंगे तो माइनस में आ जाएंगे 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो जब आप इसे वहां पे करेंगे तो ये आ जाएंगे 20 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ पे कितने आ रहे हैं बच्चे, 20 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। यानी कि 293 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस में तो हमारे पास कितने आएंगे, 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया है। तो अगर आपके पास में फॉर्मूले अगर आपको पता है तो फॉर्मूले पता है तो इजिली आप वहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ये है 470। चलिए मैं यहाँ भी फॉर्मूला लगाती हूँ, केल्विन इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 मैंने लिख दिया। केल्विन में मेरा कितना दिया हुआ है 470 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 को मैं इधर लेकर के आती हूँ तो ये हो जाएगा 470 माइनस
273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। चलिए अब यहाँ पे क्या है कि आपको बनाने होंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया 470, ये हमारा हो गया 273। तो 10 में से 3 जाएंगे, कितने हो जाएंगे बच्चे? 7 हो जाएंगे। ये यहाँ पे कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 हो गया तो ये यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे बच्चे? 16 हो जाएंगे। तो 16 में से अगर 7 को माइनस करते हैं, 16 में से अगर 7 को माइनस करते हैं तो कितना होंगे? 9 आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 197 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 197 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर 293 केल्विन को अगर हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस में आ रहा है, और अगर 470 केल्विन को अगर हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो 197 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो ये हमारे पास तो सीधे फॉर्मूला है, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और इसी फॉर्मूले पे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और आपको पता है ये जो मैं क्वेश्चन अब आपको बनवा रही हूँ ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सभी करवा चुकी हूँ, अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवाई हूँ और आज भी मैं आपको बता रही थी कि सिर्फ फॉर्मूले पे आप वहां पे पुट करेंगे वैल्यू, और फॉर्मूले पे जैसे ही पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएंगे, आपको ज्यादा कुछ करने की वहां जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गिव रीजन, रीजन देना है। कुछ आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहां पे आपको रीजन बताने होंगे। तो चलिए देखते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, गिव रीजन। तो फर्स्ट जो हमारा इसमें क्वेश्चन है बच्चे वो ये है, naphthalene ball disappear with time without leaving any residue। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बच्चे वो ये बोला जा रहा है कि आपके पास में नेफ्थलीन बॉल है। तो नेफ्थलीन बॉल क्या होते हैं कि अपने आप डिसअपीयर हो जाते हैं विदाउट एनी रेसिड्यू, यानी कि कुछ पीछे छोड़ते ही नहीं है। जैसे अगर मैं किसी चीज को जलाती हूँ, मान लेते हैं कि एक लकड़ी हम लेकर के आते हैं, उसे बर्न करते हैं, तो बर्न करने के बाद लकड़ी जल जाती है, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ उसके इंप्योरिटीज रेसिड्यू कुछ तो बचता है ना। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बच रहे हैं। तो क्यों नहीं बचता, ऐसा क्या रीजन है? नेफ्थलीन बॉल एक सॉलिड है, तो अगर सॉलिड अगर डिसअपीयर हो रहे, अपने आप खत्म हो जाता है, ऐसा क्या होते हैं? तो ये आपको यहाँ पे याद रिमेंबर रखने हैं कि नेफ्थलीन बॉल इज अ सबलाइम सब्सटेंस। ये एक सबलाइम सब्सटेंस होते हैं, इनकी एक खुद की प्रॉपर्टी होते हैं कि नेफ्थलीन बॉल जो है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में चेंज हो जाते हैं विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं because naphthalene ball is a sublime substance, it goes into sublimation, it directly changes solid into gases without leaving residue। ये एक सबलाइम सब्सटेंस होते हैं ड्यू टू सब्लिमेशन। सब्लिमेशन करने के कारण नेफ्थलीन बॉल है वो डायरेक्टली डिसअपीयर हो जाते हैं, अपने आप वहां पे डिसअपीयर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जैसे विंटर सीजन खत्म होते हैं बच्चे, तो विंटर सीजन खत्म होने के बाद जब हम उसके कपड़े रखने जाते हैं कि अब नेक्स्ट ईयर आएंगे तभी तो हम विंटर क्लॉथ्स का यूज करते हैं, तो वहां पे आप देखे होंगे कि मम्मी को या अपने घर में किसी को भी देखेंगे कि नेफ्थलीन बॉल उसमें डाल दिया जाता है। लेकिन जब आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो नेफ्थलीन बॉल नहीं रहते हैं। तो नेफ्थलीन बॉल जाता कहाँ है? तो उनकी एक खुद की ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर वो एयर के कांटेक्ट में रहते हैं तो वो
क्या करते हैं, अपने आप वो क्या करेंगे, सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं और वहां पे कोई भी रेसिड्यू वो नहीं छोड़ते, कोई भी इंप्योरिटीज कुछ भी नहीं बचता है, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे मैंने कुछ रखा था, सिर्फ उसकी स्मेल आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि यहाँ पे नेफ्थलीन बॉल रखे गए थे। तो आपसे पूछा जाएगा कभी भी रीजन क्यों, तो इसलिए क्योंकि नेफ्थलीन बॉल सब्लिमेशन प्रोसेस करते हैं, ड्यू टू सब्लिमेशन प्रोसेस वो डिसअपियर हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू। ठीक है बच्चे, तो ये आपको यहां से रिमेंबर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का 5 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम sitting several meters away। ठीक है, ये आपको बोला कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। अगर मान लेते हैं हम परफ्यूम लगाते हैं, मान अभी मैंने परफ्यूम यहाँ पे लगाया, तो परफ्यूम लगाने के बाद आफ्टर सम टाइम क्या देखेंगे बच्चे कि अगर आप हमसे बहुत दूर भी खड़े हैं ना तो आपको परफ्यूम का स्मेल आ जाता है। तो परफ्यूम का स्मेल आता क्यों है, क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल्स क्या करते हैं कि एयर के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूजन करते हैं, ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस स्मेल ऑफ परफ्यूम से वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी कैन गेट द a smell of perfume sitting several meters away because the particles of perfume mixes with the particles of air and due to diffusion we get the smell of perfume। ठीक है, जैसे मैंने परफ्यूम लगाया, तो परफ्यूम लगाने के बाद क्या होते हैं बच्चे कि वहां पे जो पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम जो होते हैं, परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एयर के पार्टिकल्स के साथ में मिक्स हो जाते हैं। अब मिक्स होने के बाद वहां पे क्या करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस करते हैं। ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस अगर हम कहीं भी दूर भी खड़े हैं तो वहां उसकी स्मेल आ जाती है। जैसे होता है ना कि अगर हम कहीं अगरबत्ती जलाते हैं, जिसे हम इंसेंस स्टिक बोलते हैं, तो अगरबत्ती को हम जलाते हैं, तो अगरबत्ती अगर हम उस रूम में भी जला रहे हैं तो हमें इस रूम में उनकी स्मेल आ जाती है। क्यों आती है, तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के कारण वहां पे ऐसा होता है। तो यहाँ भी जो होंगे वो डिफ्यूजन के कारण ही होते हैं, ये आप यहाँ से रिमेंबर रखेंगे। ठीक है, और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ बच्चे, वो इस आज के लेक्चर का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन होंगे। इसके बाद क्या है कि फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ये है, अरेंज द following substance in increasing order of force of attraction between particles। ठीक है, बिटवीन पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स आपको क्या दिए गए बच्चे, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या है कि आप यहाँ अच्छे से देखेंगे, इसमें बोला जा रहा है कि आपके पास 3 सब्सटेंस है, एक है वाटर, दूसरा है शुगर और थर्ड हमारा क्या है बच्चे, ऑक्सीजन। जिसमें बोला गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए, वाटर हमारा क्या है बच्चे, लिक्विड है। ठीक है, शुगर क्या है हमारे बच्चे, सॉलिड है। और गैसेस हमारा, ऑक्सीजन हमारा क्या है बच्चे, गैसेस हैं। ये हो जाएंगे मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये तो इंटरमीडिएट है, ना इसमें ज्यादा है ना ही कम है।
अब इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, तो सबसे कम किसका है? गैसेस का, यानी कि ऑक्सीजन। उसके बाद किसका हो जाएंगे? वाटर। और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होंगे? शुगर का होगा। क्यों होंगे? क्योंकि ये सॉलिड है, ये हमारा गैसेस है, ये हमारा लिक्विड है, और ये हमारे सॉलिड हैं। तो सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं, लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे कम होता है, एंड गैसेस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होते हैं, इसलिए मैंने ये आपको बताया। तो क्या है बच्चे, आज मैं यहीं तक इस लेक्चर को फिनिश करती हूँ, और जो आगे के क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊंगी। लेकिन अगर आपको इसमें अगर किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी कमेंट करके बताएं। तो फिर क्या है कि आप हमारे चैनल द अल्फा फिजिक्स क्लासेस है बच्चे, उसे भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।